हाँ तो मेरे लाडलो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग जो है ना इंटीग्रेशन के इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करने के लिए एकदम तैयार होंगे। देखिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे, एकदम जोश के साथ पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर इंटीग्रेशन पढ़ने में मजा नहीं आने वाला है। कारण यह है क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो इंटीग्रेशन के कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कारण क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं। मतलब जिस चीज को आपने डिफरेंशिएट करके जो आप रिजल्ट लाए हैं, अगर उसी रिजल्ट को आप इंटीग्रेट कर दें वापस, तो फिर से आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपने डिफरेंशिएट किया था। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर जो रिजल्ट आता है उसको अगर वापस आप इंटीग्रेट कर दें तो फिर से आपका वही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ओके चलिए, तो फिर पहले हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखने होंगे और फिर उसी के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे। और इंटीग्रेशन के इन फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये समझ लीजिए कि अगर आप वीडियो पर अंत तक बने रहे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, एकदम एंजॉय करने वाले हैं। एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आप एंजॉय करेंगे। हम शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे और उसके बाद फाइनली धीरे धीरे इंटीग्रेशन के वो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस भी उठाएंगे जिनसे कि आप लोगों को डर लगता है। आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करनी पड़ेगी बच्चों। तो आप बड़ा मेहनत करिए और ध्यान लगाइए। ओके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पहले मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के ये हैं कुछ। पहला d/dx ऑफ x की पावर n, तो इसका होता है nx टू दी पावर n-1। और दूसरा फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ x, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा d/dx ऑफ sin x, तो sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x बच्चों। तो d/dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। और d/dx ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन मेरे लाडले क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। d/dx ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन बच्चों sec x इंटू tan x। फिर ठीक है आगे बढ़ेंगे तो d/dx ऑफ कौन मिल जाएगा cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा d/dx ऑफ cosec x, तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ओके चलिए ठीक है, तो अभी कौन बचा? अभी आपके पास एक फॉर्मूला बचा होगा d/dx ऑफ log x, तो log x का होता है 1/x। और एक फॉर्मूला हमारे पास और बचा है d/dx ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। उम्मीद है आपको ये 10 फॉर्मूले याद होंगे जरूर। अब देखिए इन्हीं के बेस पर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसको हमने डिफरेंशिएट किया वही सेम चीज को इंटीग्रेट करने पर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिमिलर चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए इधर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं। ये आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे सांप के जैसा, ठीक है ना। तो सांप जैसा एक साइन बना दीजिए, उसके बीच में यहाँ क्या लिखा जाएगा पॉलिनोमियल लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखा रहेगा dx लिखा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कहा गया nx की पावर n-1, इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखिए यानी कि जो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन आया था, अगर मैं उसी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या पाऊंगा। चलिए देखिए, तो n कांस्टेंट बाहर रहेगा, x की पावर n-1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन में n-1 प्लस 1। अब बताइए, और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूलें, तो ये हो जाएगा n। अब बताइए क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 से 1 कटने के बाद n से n कट गया। बताइए जरा कितना आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका x की पावर n, यानी कि d/dx ऑफ x की पावर n, अगर n x की पावर n-1 था तो n x की पावर n-1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ गया x की पावर n। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बेस पर हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं, बेसिक फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में आ जाएं तो चलिए मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, तो नए फॉर्मूले मैं यहाँ लिखता हूँ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला आता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया, बिल्कुल वैसे ही x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। डिफरेंशिएशन पावर को रिड्यूस करता है और इंटीग्रेशन पावर को इनहांस करता है, मतलब पावर को बढ़ाता है। जैसे देखिए जब हमने x की पावर n को डिफरेंशिएट किया था तो पावर क्या आई थी n-1, लेकिन जब यहां हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा
x की पावर n+1, मतलब पावर एक बढ़ गई। यहां पर ये जो n था, वो ये जो पावर वाला n था वो मल्टीप्लाई में आया था, लेकिन यहां पे जो n+1 आया है वो डिवाइड में आ जाएगा n+1। और चूंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर्स जो होते हैं वो डेफिनिट नहीं होते। कई बार ऐसा होगा कि आपका कुछ और आंसर आ रहा है और आपके पड़ोसी का कुछ और आंसर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर मेरे आंसर में और मेरे पड़ोसी के आंसर में कौन सा सही है? हो सकता है कि आप दोनों ही सही हो, क्योंकि दोनों सही हो सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में दोनों सही होंगे अलग अलग आंसर के साथ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में सभी लोगों का आंसर एकदम सेम आएगा, सिमिलर आएगा, एक ही आएगा। बट बच्चों यहां पर x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कौन सा वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चीजों को डिफाइन करने के लिए या चीजों की उच्च इंडेफिनिटी को दूर करने के लिए हम लोग साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। तो यहां पर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं हम लोग, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या था? 1। तो फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c। तो c तो लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तीसरी बात पे आ जाते हैं। तो यहां क्या था? sin x का डिफरेंशिएशन कौन क्या था? cos x। तो आपने देखा होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x था। तो यहां पर मैं आपका अगर sin x का बताऊंगा तो sin x का अब यहां क्या हो जाएगा? -cos x + c। देखिए डिफरेंशिएशन में साइन का पॉजिटिव होता है, कॉस का नेगेटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है और कॉस का पॉजिटिव होता है। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो cos x dx क्या आ जाएगा आपका? sin x + c। पांचवें की बात करते हैं। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या? tan x का डिफरेंशिएशन। अगर हम tan x की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, अब हम tan x की नहीं बात करते बल्कि पहले किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec² x था, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, tan x + c। उसी तरह यहां पर आ जाइए, ये sec x tan x है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x × tan x dx = हो जाएगा आपका sec x + c। और फिर अगर मैं बात करता हूं किसकी? cosec² x की। तो ये देखिए cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x हो जाएगा, -cot x, और साथ में क्या लिखेंगे? +c। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले में देखना है cosec x cot x। तो हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे किसका? cosec x इनटू में cot x dx, तो इसका मतलब ये कितना आएगा? -cosec x आ जाएगा, यानी कि ये माइनस इधर आ जाएगा। अब यहीं पर 9th को आ जाइए जरा। log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log x + c। ठीक है, 1/x को गलती से भी x की पावर ऊपर ले जाके -1 मत कर देना। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है ना। तो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e की पावर x का डिफरेंशिएशन था e की पावर x। तो फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या ही होगा? e की पावर x + c। ठीक है, तो पहले आप इन फॉर्मूले को देखिए। इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि सर आपने tan का फॉर्मूला नहीं बताया, cot का फॉर्मूला नहीं बताया, आपने तो कुछ नए फॉर्मूले बता दिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप पहले इन बेसिक फॉर्मूले को देखिए। यानी कि आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन में उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं d/dx ऑफ tan x क्या होता है? sec² x। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। d/dx ऑफ cot x क्या होता है? -cosec² x। तो फिर cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cot x। क्लियर है इतनी बात ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर समझ में आ गई अगर इतनी बात, तो फिर कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। तो फिर मैं आपको इन वीडियो लेक्चर्स में कराने वाला हूं NCERT, ओके। और NCERT के एक एक क्वेश्चंस और एक एक एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही मजे के साथ। बस आप पूरा अपना भरपूर प्यार बनाए रखिए और अपना प्यार मेरे साथ, आपका प्यार जब तक रहेगा तब तक मज़ा आता रहेगा और तब तक पढ़ाने में एकदम आपको एक अलग ही आनंद आता रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे पास। ये देखिए मेरे पास NCERT है। इसका
हाँ तो मेरे लाड लोग कैसे हैं आप लोग। चलिए तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को, कि यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे बनाए जा सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप इस वीडियो लेक्चर को। अगर आप अभी तक इस वीडियो लेक्चर में हाँ तो लाड लोग कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में आप लोग इंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी से। एक एक क्वेश्चन बहुत मजे के साथ करने वाले हैं, पूरे फुल एंजॉय के साथ करने वाले हैं। आपको पूरी एंजॉय के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन लेकर बैठ जाइए किताब और पेन। बिना किताब कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं होती है लाड लो, इसलिए जल्दी से जल्दी आप किताब कॉपी और पेन निकालिए और आ जाइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि आपको केवल इंस्पेक्ट करके ये बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है, मतलब कि माइंड का इस्तेमाल करना है। जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करिए और इन क्वेश्चन के एंटी डेरिवेटिव बताइए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव करते हैं, जब हम किसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव करते हैं, इनकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पर जो रिजल्ट आता है उसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि उसी का उल्टा प्रोसेस, उसका उल्टा प्रोसेस कर देते हैं तो हमें वही फिर से सेम क्वेश्चन मिल जाता है। और उल्टे प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस यानी कि एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसका मतलब आपको बस इस पहले एक एग्जांपल में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना है, बाकी के अगले एग्जांपल्स में फुल एंजॉय करने वाले हैं। केवल फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़े मजे के साथ, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, एकदम एंजॉय करने वाले हैं और तैयार हो जाइए बोर्ड में एकदम रॉक करने के लिए। देखिए पहला एग्जांपल हमसे कहता है कि इस एंटी डेरिवेटिव निकालिए। एग्जांपल नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, मुझे निकालना है cos 2x का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब मुझे ये सोचना होगा कि आखिर किसका डिफरेंशिएशन करने पर cos 2x आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर cos 2x आ सकता है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर cos 2x आया है उसी का एंटी डेरिवेटिव cos 2x होगा, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ रही है। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि sin 2x अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करिए एक बार आप, तो d/dx ऑफ sin 2x अपॉन 2 अगर आप करेंगे तो जरा बताइए क्या आएगा। तो ये आएगा आपका sin 2x का हो जाएगा 1/2 को कांस्टेंट समझ के हम बाहर निकाल लेंगे। sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा। sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और चेन रूल लगाकर इस 2x का फिर से करेंगे तो उसका आ जाएगा 2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब बच्चों cos 2x आ गया, यानी कि sin 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन cos 2x था। तो फिर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा ना sin 2x अपॉन 2, यानी कि इसका एंटी प्रोसेस करने पर क्या होगा। यानी अगर मैं कहता हूं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव करने पर वही क्वेश्चन बन के आएगा जो आपने ऊपर लिखा है, यानी कि sin 2x अपॉन 2 आएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में कहा गया 3x² और 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव निकालिए। 3x² प्लस 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव निकालिए। अब आप थोड़ा सोचिए कि 3x² किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। यानी कि अगर दिमाग लगाएं आप तो आप समझ रहे होंगे कि d/dx ऑफ x क्यूब और d/dx ऑफ x की पावर 4। अगर इसकी बात करें, देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए क्या आएगा, 3x² और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x क्यूब। आ गया ऊपर वाला टर्म। इसका मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिला, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने पर ये मिला, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x क्यूब कितना हो जाएगा, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव जो क्वेश्चन था वही बन जाएगा, यानी x क्यूब प्लस x की पावर 4। चलिए चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में कहा गया 1/x का इंटीग्रेशन करिए, यानी कि एंटी डेरिवेटिव बताइए किसका, 1/x का। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव, अभी मैं
मैं इंटीग्रेशन के साइन नहीं लगा रहा हूं, सिंबल नहीं लगा रहा हूं, अगले एग्जांपल से वो काम करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंतित हुए बगैर बैठे रहिए और मजे लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए बस। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको सोचना होगा बच्चों पहले कि आखिर किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था। तो फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कि d/dx ऑफ log x आपने पढ़ा था कि कितना होता है 1/x, तो इसका मतलब है कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव करने पर, यानी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आ गया, तो फिर एंटी डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा किसका, x का एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, log x आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर साथ ही साथ हम लोग डिफरेंशिएशन करें किसका भी, ध्यान दीजिएगा, log ऑफ -x का, log ऑफ -x का, तो बताइए log ऑफ -x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा पहले 1/-x, चेन रूल लगेगा, और इस -x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कितना आएगा -1। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 1/x, इसका मतलब log ऑफ -x का डिफरेंशिएशन भी 1/x आ गया। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि इसका भी एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितने के इक्वल आ जाएगा, log ऑफ -x के भी इक्वल आ जाएगा। तो हमने पाया कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x भी है और 1/x का ही एंटी डेरिवेटिव log ऑफ -x भी है। तो इसकी जगह पर x और -x दोनों बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे ये जानना है ना भाई कि आखिर इस 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो 1/x के एंटी डेरिवेटिव मेरे पास 2 आ गए, लेकिन मैं दोनों के आंसर को एक ही बनाने के लिए क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x। log ऑफ mod ऑफ x क्यों कह रहा हूं, क्योंकि mod x को जब हम ओपन करते हैं तो वो माइनस में भी खुलता है और प्लस में भी खुलता है, इसलिए log ऑफ प्लस x भी बन जाएगा और log ऑफ -x भी बन जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब इससे भी ज्यादा एंजॉय करने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 से तो एकदम मजा आने वाला है आपको, एकदम ही एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि अब फॉर्मूले सीधे काम आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने इन क्वेश्चंस को नोट करने का मन हो रहा होता है तो फिर इनको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं मैं, एक एक एग्जांपल से लेकर क्वेश्चन तक सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और बस आप अपना प्यार बरसाते रहिए, अपना प्यार भरे फूल मेरी तरफ फेंकते रहिए, मजा आता रहेगा, आप भी एंजॉय करते रहेंगे, मैं भी एंजॉय करता रहूंगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी क्यों लगा रहे हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलने वाले हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, वो भी बड़े ट्रिकी और बड़े मजेदार अंदाज में। चलिए तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए x की पावर 3 -1/x dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 3 -1/x dx। ओके, फर्स्ट पार्ट है ये, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कारण कुछ बच्चे देखकर कहेंगे सर इसका क्वोशिएंट रूल क्यों नहीं बता रहे हैं आप। डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल भी होता है, क्वोशिएंट रूल भी होता है, चेन रूल भी होता है, लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन में ना तो प्रोडक्ट रूल काम आता है, ना क्वोशिएंट रूल काम आता है, और ना ही उस तरीके से चेन रूल इसमें अप्लाई होता है। तो इसके अपने अलग ही फंडे हैं, इसके अपने अलग ही एक लेवल है, एक अलग ही क्लेवर है इसका, ठीक है ना। इसीलिए तो इंटीग्रेशन है भाई। तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन की तरह ही पढ़ना है, डिफरेंशिएशन की तरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, इतना जरूर है कि जहां जहां आपको ये लगे कि मैंने पढ़ा था इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, यानी जो फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसकी हेल्प ले लेनी है। कैसे ले सकते हैं, जैसे sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का रट्टा मार रहे हैं हम लोग, दिमाग लगाना है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल तो लगता नहीं है कि हम सोचे कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दें, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया x³ - 1/x dx। अब जब इसको ऐसा लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x² - 1/x dx। अब बच्चों आपको फॉर्मूले मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में, या तो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, x² का इंटीग्रेशन सीधे लिख दोगे x की पावर 2 + 1/2 + 1, और 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, log mod x, और प्लस साथ में क्या लिखना होता है, c लिखना बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c का बड़ा महत्व है भाई, ठीक है ना।
ओके तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 3/3 माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट को भी। अभी सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में बोला है कि इंटीग्रेट करिए किसको बंधु, x की पावर 2/3 प्लस 1 को, x की पावर 2/3 प्लस 1 dx। वाह भाई वाह, गजब क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है, एकदम आसान। देखिए शुरुआत एकदम आसान से करेंगे। आप ये मत सोचेगा कि इसमें क्या सर ये तो मुझे आता ही, अरे आता है तो अच्छी बात है, तो आगे बढ़ना है बस, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को तो, हमारा तो टारगेट है कि हम एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ करना है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, ये आसान वाले भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो सीधे सीधे बस क्या कर देना है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना है। तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। फॉर्मूला तो पता होगा ना भाई, फॉर्मूला होता है x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और साथ में क्या लिख दीजिए c। तो अब बस 2/3 को 1 में ऐड करना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा। तो इसके ऐड करने पर क्या बन जाएगा 5/3, और 2/3 प्लस 1 भी क्या बन जाएगा 5/3। अब इस 5/3 को ऊपर ले जाकर हम लिख सकते हैं 3/5 x की पावर 5/3, और साथ में ये x तो आ ही रहा है, तो यानी कि ये x प्लस c। अगर आपने शुरू में भी c नहीं लिखा तो एकदम लास्ट में भी आप c लिख देंगे तो भी चल जाएगा। c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी, मजे आ रहा है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 2 के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए x की पावर 2/3 नहीं 3/2 है, अच्छा x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1 अपॉन x dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आएगा बच्चों क्या हमारा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। एकदम बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आने पाए। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यही वाला फॉर्मूला, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, log x होता है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x। तो log mod x, अब ये सब तो इंटीग्रेट हो गया, जैसे इंटीग्रेट हो जाए तो प्लस c लिख दीजिए, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5/2 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 5/2, और ये कितना हो जाएगा 2e की पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब ये बन जाएगा क्या 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ठीक है, लगातार आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा। आपको एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन आपको बस क्या करना है, लगातार इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, उन नीडी पर्सन्स में शेयर करना है जिनको बेसिक से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत बेसिक से चीज़ें सीखना चाहते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बहुत हायर लेवल, मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक के लेवल पर हम जाएंगे ही जाएंगे। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैथ्स अब आपकी उंगलियों पे एकदम चुटकियों के साथ आप मैथ्स सॉल्व करने वाले बन जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एग्जांपल नंबर 3 की ओर। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा गया है, एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए sin x प्लस cos x को। एकदम आसान क्वेश्चन दिए हैं शुरुआत में। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या sin x प्लस cos x इनटू में क्या dx। तो बच्चों बस अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा टर्म एडिशन में दिए हों या सब्ट्रैक्शन में दिए गए हों और उनको इंटीग्रेट करना हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है माइनस cos x, और cos x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है sin x प्लस c। बस यही इसका आंसर है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c तो लिखना ही होता है, तो खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में कहा गया है इंटीग्रेट करिए किसको cosec x इनटू अंदर दिया गया है cosec x प्लस cot x dx। ओके, तो देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या cosec स्क्वायर x प्लस एक और बनेगा ओपन करने के बाद cosec x इंटू cot x। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर आपने इसको ओपन क्यों किया है, आपने इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया। तो मैंने बताया था ना बच्चे की इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, क्या करना है थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। क्या मुश्किल लग रहा है, एकदम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या आपको कुछ भी सजेस्ट करना है मुझे, तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट
करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा और उन कमेंट्स के जवाब भी दूंगा और आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि आपके और मेरे बीच में एक गजब की बॉन्डिंग बनी रहे, हमारे और आपके बीच में बेहतरीन मजबूत आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी आप कह सकते हैं कहिए, किसी भी तरह की बॉन्डिंग आप बना सकते हैं, बनाइए। मेरे और आपके बीच में बनने वाली मजबूत बॉन्डिंग ही हमें लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, यानी cosec स्क्वायर एक्स का अलग करिए और इसका अलग करिए। मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि आखिर cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने पढ़ा था d/dx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस भूलिएगा नहीं, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो माइनस को बदलकर क्या कर दूंगा मैं यहां पर, यहां लिखूंगा cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे, माइनस cot x। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x। देखिए जब तक फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, मजा भी नहीं आएगा। ओके, तो आप फॉर्मूले एक बार जरूर देखिए, जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लगाने बैठिए तो पहले फॉर्मूले जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x और cosec x और cot x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। कैसे पता चला, क्योंकि d/dx ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x cot x। तो इसका मतलब है कि cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cosec x और प्लस c। बस आप चाहें तो इसको ऐसे एक बार लिख दीजिए, माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c। लो जी, हो गया आपका सेकंड पार्ट भी। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर वही बताइए, प्रोडक्ट टूल लगता है क्या, नहीं लगता है। क्वेश्चन टूल लगता है क्या, नहीं लगता है। तो फिर क्या लगेगा भैया, सिंप्लीफिकेशन लगेगा। सिंपली करिए इसको, सबसे पहले सिंपल बनाइए, सिंपल बना के सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया काम, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यानी कि अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक ही में कर देता हूं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग तोड़ दीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग ब्रेक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है ये बात तो पता होगी कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म लिखा हो तो उसको हम किसी के भी अलग अलग ओपन में ब्रेक मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर ऊपर 4 टर्म लिखे हो प्लस या माइनस में और नीचे कोई एक सिंगल टर्म लिखा हो तो हम उन चारों टर्म को अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे मैंने क्या किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग लिख लिया। ऐसा करने पर ये क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। बोलो कैसे बन गया। अब कहोगे सर फॉर्मूले तो याद नहीं है, भाई फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो समझ में कैसे आएगा, नहीं आ सकता, कोई नहीं समझा पाएगा यार। अब आप बताओ ना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, आप कहोगे सर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स, आप क्या जानना चाह रहे हैं मैं नहीं समझता हूं, तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए करना क्या है, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कैसे, 1 बाई कॉस सेक होता है, पता है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगा दीजिए कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसा कर लिया मैंने। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप पूछेंगे मुझसे, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। भाई आखिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब तक हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले के जैसा उसको नहीं बना देंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसलिए मैंने इसको तो कर दिया, तो मेरा काम बन गया। सेक स्क्वायर एक्स का मुझे पता होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फॉर्मूले में बताया था मैंने। ओके, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी तो इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये मैंने कैसे लिख दिया, ये जो कॉस स्क्वायर है ना इसको तोड़ के लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10x, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, सेक एक्स। तो अब क्या हो गया, जरा देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों ही इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। कैसे, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा क्या बच्चे, 10x। और भैया सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस का सेक एक्स प्लस सी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एग्जांपल नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए एग्जांपल नंबर 4 भी जल्दी से देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, और आप लगातार देखते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स एक एक क्वेश्चन के साथ मैं कराने वाला हूं। इसमें बच्चों अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 4 की ओर। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ
ऑफ एफ डिफाइंड, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। देखिए मैं एनसीईआरटी की न्यू बुक से पढ़ा रहा हूं जो कि 2023-24 का एडिशन है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2023-24 वाला एडिशन ले लीजिए, आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको आगे पीछे लगेगा। अगर पुराने एडिशन की किताब आपके पास है तो आप सोचेंगे सर ये कौन सा एग्जांपल करा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 4 अगर मैं बोल रहा हूं तो एग्जांपल नंबर 4 का मतलब ये है कि वो नए एडिशन की किताब का ही क्वेश्चन है। ओके, तो आप भी न्यू एडिशन वाली बुक लेकर के बैठिए। तो इसने कहा कि एंटी डेरिवेटिव एफ बताइए किसका, एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब मुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 और मुझसे कहा है कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, इसका एंटी डेरिवेटिव एफ है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव एफ है। और आपको बताना यह है कि अगर कि बताइए इस कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब मुझे कैपिटल एफ ही पता करना है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव ही पता करना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी ना, यानी कि इसके एंटी डेरिवेटिव एट 0 पर कितने के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। 2 रास्ते होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। बस एंटी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन 1-2 ही आपको पूरी बुक में मिलेगा, अदरवाइज उसके बाद सीधे आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करना है। मैं इसको दोनों तरीके से आपको करवाऊंगा। कैसे कराता हूं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है बच्चों, जो दिया है हमको एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6, तो मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं ये सोचूंगा ये किसका डिफरेंशिएशन है, आखिर किसको डिफरेंशिएट करने पर ये बना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, 4x क्यूब किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर 4 का, और 6 किसका होता है, 6x का, क्योंकि 5x का 5 होता है, 9x का 9 होता है, 10x का डिफरेंशिएशन 10 होता है, तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या रहा होगा, माइनस 6x, तो यानी कि x की पावर 4 माइनस 6x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो यही बनेगा। देखिए 4x क्यूब माइनस 6, इसका क्या मतलब हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया, इसको डिफरेंशिएट करने पर, यानी इसका डेरिवेटिव निकालने पर ये आया, तो फिर इसका एंटी डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, ये आएगा। तो मैं कह सकता हूं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा। यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f कितने के इक्वल आ गया, इतने के इक्वल आ गया। ये कितने के इक्वल आ गया, x की पावर 4 माइनस 6x, और प्लस साथ में क्या करेंगे, c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये आ गया। अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ f क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कितने के इक्वल है, कैपिटल F के। तो कैपिटल F कितने के इक्वल हो गया बच्चों, कैपिटल F हो गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c के इक्वल। तो फिर अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि f ऑफ 0 जो है वो कितने के इक्वल है, 3 के। f ऑफ 0 का मतलब है कि x की जगह पर 0 रखने पर ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो x की जगह पर 0 रखा तो ये हो गया 0 की पावर 4 माइनस कितना, 6 इंटू 0 और प्लस का c बराबर 3। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो फिर इसका मतलब उठा के वैल्यू को फिर से यहां रख दीजिए। तो आपको कैपिटल F क्या मिला, कैपिटल F मिल गया आपको x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ये कैपिटल F की वैल्यू आ गई। ओके, लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर हम लोग इंटीग्रेशन से करते हैं, ये एंटी डेरिवेटिव का झमेला ना पाला होता है यहाँ पर। इसने अगर ये बिना बात का एंटी डेरिवेटिव वाला वर्ड यूज ना किया होता, खाली बस कहा होता कि इसका इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेशन करके जो आएगा उसकी वैल्यू बताइए f ऑफ 0 बराबर 3 पर। तो देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए, क्या करते हैं, fx बराबर हमें दिया गया है 4x क्यूब माइनस 6। तो मैं सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देता, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 dx। और इंटीग्रेशन ही तो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो यानी कि fx का इंटीग्रेशन मतलब fx का एंटी डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूं। तो fx का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर रखिए, x की पावर 3 का आ जाएगा x की पावर 4 बाई 4। कैसे, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर 4 बाई 4 और माइनस का 6x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसका मतलब है 4 से 4 कटा, क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। तो ये आपको क्या मिला, fx का एंटी डेरिवेटिव मिला। यानी कि fx के एंटी डेरिवेटिव को मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि f का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F है। तो यानी कि ये जो निकल के आई है कैपिटल F की वैल्यू आई है। कैपिटल F की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। तो इसका मतलब, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि f ऑफ 0 कितने के इक्वल है, 3 के इक्वल। तो x की जगह पर 0 रख के देखिए, यानी कि f ऑफ 0 बराबर 3। तो f ऑफ 0 बराबर 3 है, तो यहाँ 3
जैसे समझिए एफ ऑफ 0 का मतलब यहाँ रखिए वैल्यू, x की जगह पे 0 रखिए, तो 0 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब अगर c की वैल्यू 3 आ गई तो f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े मजे के साथ सीख लिया होगा। आपको मैं ये बता दूं फिर से कि एंटी डेरिवेटिव का झमेला सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 में है, उसके बाद ना कहीं आपको ये एंटी डेरिवेटिव वाले झंझट देखने को नहीं मिलेंगे। आपको मेनली क्या करना है, बस बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के और बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के 2-4 बार देख लेने हैं और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपके फॉर्मूले तैयार हो जाए, आपको अलग से फॉर्मूले रटने की जरूरत ना पड़े। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एग्जांपल्स हमने आज ओवर कर दिए हैं और फिर से हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह एंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर यहां तक मेरे साथ चले आए हैं तो इसका मतलब आप जरूर मेरे पढ़ाने के स्टाइल को पसंद कर रहे होंगे, जरूर आप मुझे पढ़ाता हुआ देख करके खुश हो रहे होंगे। चलिए, अगर आपको वो जरा भी खुशी मिल रही है और जरा भी आपने मुझे पसंद किया है, इस वीडियो लेक्चर को पसंद किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल के दबा देने से हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।